इस बीच हमारे साथ नए अतिथि भी जुड़ गए। अतिथियों का स्वागत कर लेते। ईश्वर आनंद जी हमारे साथ पहले से मौजूद हैं। भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और आजसू से परवाज खान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है प्रतुल जी आपका, स्वागत है परवाज खान साहब आपका। बात एग्जिट पोल की, मतदान संपन्न हो गया और मतदान संपन्न होने के साथ ही शुरू हो जाते हैं कयास, शुरू हो जाते हैं सर्वे, मास सर्वे की बात, जो कि चुनाव के पहले ही कर लिए जाते हैं कि चुनाव के समय जनता जब मतदान करने जाएगी तो वो अपने स्तर से इनको 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 ऐसे ऐसे वोट करेगी, एक सर्वे किया जाता है। लेकिन कई बार इन सर्वे में भिन्नताएं भी देखी गई हैं। जैसे अभी अंतिम चुनाव, विधानसभा चुनाव जब हुए छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के, भारी उलटफेर हुआ। इतना भारी उलटफेर हुआ कि सारे एग्जिट पोल ध्वस्त हो गए। एक बार फिर एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं। मैं पीसीआर की टीम से बोलूंगा एक बार एग्जिट पोल के नतीजों को दिखाएं। न्यूज 11 की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मैट्रिक्स का पूरे देश में 353 से 368 सीटें इंडिया को और आईएनडीआईए को 118 से 123 सीटें दे रहे हैं। वहीं पीएमएआरक्यू 359 सीटें एनडीए को और 154 सीटें आईएनडीआईए को दे रहे हैं। जन की बात 377 सीटें एनडीए को और आईएनडीआईए को 151 सीटें, अदर्स को 15 सीटें दे रहे हैं। डी डायनामिक्स 371 सीटें एनडीए को, आईएनडीआईए को 125 सीटें और अदर को 47 सीटें। मैट्रिक्स 353 से 368 सीटें। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी एक बार नजरें घुमा लें। इंडिया टुडे का कहना है 8 से 10 सीटें झारखंड में एनडीए को और इंडिया को 4 से 6 सीटें, आईएनडीआईए को 4 से 6 सीटें। बिहार में 40 सीटें, एनडीए को 29 से 33 सीटें, आईएनडीआईए को 7 से 10 सीटें मिलने की बात हो रही है। कर्नाटका 28 सीटें, एनडीए को 23 से 25 सीटें, आईएनडीआईए को 3 से 5 सीट। बिहार 40 सीटें, एनडीए को 29 से 33 सीटें, आईएनडीआईए को 7 से 10 सीट। टाइम्स ऑफ इंडिया एनडीए को 13 सीटें, आईएनडीआईए को 1 सीट। 14 की 14 सीटें झारखंड की, बिहार की 40 सीटें एनडीए को 29 से 33 सीटें दे रही थी। न्यूज 24 टुडे चाणक्य एनडीए को 12 सीटें, आईएनडीआईए को 2 सीटें झारखंड में। दिल्ली की 7 सीटें, एनडीए को 6 सीटें, आईएनडीआईए को 1 सीट। न्यूज 24 चाणक्य। छत्तीसगढ़ 11 सीटें एनडीए को, क्या बात है। राजस्थान की 25 में से 22 सीट एनडीए को, आईएनडीआईए को 2 सीट। कमाल के सर्वे है, एग्जिट पोल का नतीजा है। एग्जिट पोल में एक उम्मीद कहीं ना कहीं जगाई जा रही है। 400 का दावा था एनडीए का, 400 के आंकड़े को पार करता हुआ, लेकिन कोई भी एग्जिट पोल 400 के दावे को छू नहीं रहा। वहीं अगर आज बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बैठक की, बैठक के बाद वो जब निकले तो 295 सीटों का दावा ठोक डाला, लेकिन कुल मिलाकर दिखाई दे रहा है कि 200 सीटों तक भी मुश्किल से आंकड़े पहुंच रहे हैं। कितना सच कितना झूठ, एग्जिट पोल के परिणाम पर जाते हैं। रुक करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी, पहला सवाल आपसे, कैसा लग रहा है एग्जिट पोल के परिणाम देखकर? लड्डू अभी बांटेंगे? ऐसी जानकारियां मिल रही है कि प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण की तारीख तक निर्धारित कर ली है, 7 से 11 तारीख के बीच में शपथ ग्रहण भी हो जाना है। प्रतुल जी, देखिए, आपके लिए लड्डू के लिए कोई विशेष स्थिति की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आप गए वो लड्डू आपके नाम होगी। लेकिन हाँ, सच में जो परिणाम है, परिणाम तो मैं नहीं कहूँगा, ये जो सर्वेज आ रहे हैं, अगर मोटा मोटी सारे सर्वेज का हम आकलन करें तो 350 के कमोबेश आसपास से 370 के आसपास की सीटें एनडीए को दी जा रही हैं। कहीं ये नहीं है कि हम 300 से कम है या 320 से कम है। तो क्लियर कट दिखाया जा रहा है कि एनडीए के फेवर में ये पूरा जो था वोटिंग ट्रेंड था। झारखंड की बात करें तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया सुबह सुबह पढ़ता हूँ, तो मुझे तो 13-1 का ही वो सर्वे अभी तक याद है। और दूसरी बात कहें तो पूरे देश में जो एक तरीके का माहौल बनाया जा रहा था कि इस बार का चुनाव कांटे का होगा, और बार बार हम कहते थे 400 पार का नारा, 370 दो सर्वेज ने दिया, तो प्लस माइनस 10% का गुंजाइश अक्सर रहा करता है। तो हम तो पॉजिटिव ही मिलेंगे, तो उस पॉजिटिव में 10% को जोड़े तो 400 सीट ऐसे ही पार कर जाएंगे। अभिषेक, कुछ बड़े अच्छे आंकड़े आए बीजेपी के लिए।
पैन इंडिया पार्टी तो पहले से हम थे, लेकिन पूरा इस पे स्टाम्प इस बार आपके सर्वे के अनुसार जो सर्वे दिखा रहे हैं वो लगता दिख रहा है। हमारी अगर आप बात करें तो हम केरला में हमारी कभी सीटें नहीं आई थी, तमिलनाडु में सीटें नहीं आई थी, आंध्र प्रदेश में सीटें नहीं आई थी। अब सारे सर्वे दिखा रहे हैं कि हम इन तीनों राज्यों में अपना खाता खोल रहे हैं। 1 से 3 सीटें दिखाया जा रहा है अक्सर बाकी राज्यों में, लेकिन हमारा अनुमान है कि ये वास्तविक परिणाम जो है ये कुछ थोड़े ज्यादा होंगे। और जो साउथ में 131 सीटें थी, 129 राज्य की सीटें, 2 यूनियन टेरिटरीज की सीटें, 131 में पिछली बार हम लोगों ने सिर्फ 29 सीटें जीती थी, यानी 22% सीटें। इस बार जो आप पोल ऑफ पोल सबके अगर समअप करेंगे तो हम 54 से 57 सीट जीतते दिख रहे हैं, यानी साउथ के हम अपने आंकड़े को दुगना कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कहा गया था कि भाई असली शिवसेना जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ है और इस बार हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा। आप देखिए महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छा परिणाम है। गुजरात में तो ऐसा लगता है टीना फैक्टर है, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू नरेंद्र मोदी, कोई स्पेस ही नहीं किसी के लिए। उत्तर प्रदेश में बहुत उत्साहवर्धक परिणाम आ रहे थे, पर मैं वेस्ट बंगाल का देख रहा था, मैं पिछले आधे घंटे से नहीं देख पाया, लेकिन वेस्ट बंगाल के जो प्रारंभिक परिणाम थे वो प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना कि वेस्ट बंगाल के रिजल्ट सबसे चौंकाने वाले होंगे। तो जो हम लोगों ने शुरुआत के रुझान देखे थे सर्वेज में, उसमें वेस्ट बंगाल में हम आगे थे तृणमूल कांग्रेस से काफी, और जो हमारा 30-32 सीटों का लक्ष्य है वेस्ट बंगाल में वो उसकी प्राप्ति की ओर दिख रहा। हाँ, बिहार में जो सर्वेज थे उसके अनुसार हमारा आकलन था, हम जो 39 सीटें जीते थे उसी के आसपास रहेंगे, तो उससे 2-4 सीटें पीछे दिख रहे हैं। लेकिन चलिए, सर्वेज हैं सब, कहीं हमारे गेन है तो कहीं थोड़ा पीछे भी दिख रहे हैं। वास्तविक परिणाम हो सकता है हमारे पक्ष में ही है, लेकिन ऑल इन ऑल कहते हैं ऑल इज वेल। ये शानदार सर्वेज देखकर ये शाम और हसीन हो गई। चलिए, ये शाम और हसीन हो गई। ईश्वर आनंद साहब सीधा कटाक्ष आप पे है, इनकी शाम हसीन हो गई, आपकी शाम गमगीन होती दिखाई दे रही है कहीं से आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं देख रहे। मैं एक बहुत सिंपल सा एक आपके सामने इक्वेशन रख रहा हूँ, ठीक है। 4 तारीख हम लोग इंतजार कर रहे हैं। ये परिणाम नहीं है, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि एग्जिट पोल का परिणाम राजस्थान, छत्तीसगढ़ कई बार पूरे इतिहास में कई बार ये हुआ है। मैं एक सिंपल सा आपको एक इक्वेशन बता रहा हूँ। 19 का चुनाव को अगर छोड़ दिया जाए तो 19 में जैसे इन लोगों ने बिहार में 40 में 39 जीता, झारखंड में 14 में 12, राजस्थान में पूरा का पूरा, दिल्ली में पूरा का पूरा, हरियाणा में पूरा का पूरा। तो यहाँ क्या है कि एग्जिट पोल का एक माइन्यूटली अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो आप पाया होगा कि हर एक स्टेट में जो है, हम एग्जिट पोल की ही बात कर ले तो 3-4 सीटें घट रही हैं इनकी, ठीक है। 28 राज्य हैं और 28 राज्य में अगर ऑन एन एवरेज 5 भी इनका घटाया जाए, और ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल 100% सत्य है, बहुत बार एग्जिट पोल गलत हुए हैं, आपने भी कहा, मैं भी बोल रहा हूं। तो 4 तारीख हम लोग इंतजार कर रहे हैं। मेरे हिसाब से कांग्रेस का जो आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि 295 से 300 सीट आएगा, और हमको लग रहा है कि वही आंकड़ा रहेगा और हम लोग सरकार बनाएंगे थम्पिंग मेजोरिटी के साथ। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। चलिए, थम्पिंग मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएंगे। फरवाद आएंगे आपके पास भी, आ रहा हूं प्रतुल जी। वक्त एक ब्रेक का हो गया, उसके पहले ईश्वर आनंद साहब जी का बहुत धन्यवाद देंगे हम हमसे जुड़ने के लिए। तमाम आपने जो वक्त दिया हमें उसके लिए बहुत धन्यवाद ईश्वर आनंद जी आपका। कांग्रेस से मोहम्मद तौसीफ साहब हमारे साथ, डॉक्टर तौसीफ जुड़ गए हैं। तौसीफ जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। पहला सवाल आपसे तौसीफ जी, एग्जिट पोल के जो परिणाम आ रहे हैं, एग्जिट पोल जो आंकड़े दिखा रहा है, चाहे मैट्रिक्स की बात करें, पीएमआरक्यू की बात करें, देश की बात तो अलग है, देश में 350 सीट से ऊपर दिखाया जा रहा है, आप हमारी स्क्रीन पर भी इस वक्त देख सकते हैं। झारखंड की अगर बात करें तो इंडिया टुडे ग्रुप दिखा रहा है झारखंड में 8 से लेकर 10 सीटें एनडीए को और आईएनडीआईए को 4 से लेकर 6 सीटें। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप 13 सीटें दिखा रहा है एनडीए को और 1 सीट दिखा रहा है आईएनडीआईए को। तौसीफ साहब, नहीं, देखिए, ये ओपिनियन पोल है और इस ओपिनियन पोल में आप सिर्फ ओपिनियन ही दे सकते हैं, फाइनल रिजल्ट नहीं है। और ये जिस तरह से लोगों ने अपना किया है, अपने अपने अंदाज में ये लोग दिखा रहे हैं, और जो दिखा रहे हैं इसका हम लोगों को अंदेशा था कि इसी तरह का दिखाएंगे, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन सच ये है कि देश की जनता ने इस बार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को वोट दिया है। अगर कोई दावे के साथ ये कहता है कि बिल्कुल एक तरफा वोट गया है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, मीडिया हाउसेज हैं, मीडिया का अपना सोर्सेज होता है, तरीका होता है उनका रिसर्च करने का, लेकिन ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज भी जो होती हैं वो लोग भी अपना रखते हैं, सोर्सेज रखते हैं अपने तरीके से, वो लोग भी सर्वे कराते हैं। तो हम लोगों ने भी अपना सर्वे कराया रखा है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम एक तरफा वोट गया है और ये 350-400 पार की जो नारा दे रहे थे या जो दिखाया जा रहा है इस तरह से है। देखिएगा, फाइनल रिजल्ट 4 तारीख को आएगा,
तो उसमें सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी, कितने वोट से कौन हारा, कितने वोटों से रह गया, जीतते जीतते रह गया, क्या है। तो ये क्लोज फाइट है, ठीक है, सबका अपना अपना नजरिया है देखने का, बताने का, दिखा रहे हैं, उसको हम लोग भी देख रहे हैं। चलिए परवाज का रुख करते हैं। परवाज खान साहब, झारखंड को लेकर जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने दिखाई दे रहे हैं, ओपिनियन पोल, क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी सच्चाई नजर आ रही है? 8 से 10 सीटें एनडीए को मिल रही हैं, तो वही टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप 13 सीटें दे रहा है। दोनों में किसको सही मान रहे हैं, किसको सच्चा मान रहे हैं? धन्यवाद अभिषेक जी। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों के माध्यम से आजसू पार्टी की तरफ से जो भीषण गर्मी में जो मतदान कर्मियों की मृत्यु हो गई है उनको श्रद्धांजलि, और चुनाव आयोग को धन्यवाद जो हिंसा मुक्त ये 75 दिन जो महासंग्राम जो भारत में चुनाव संपन्न कराने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रहा बात आपका सवाल पे आता हूँ कि झारखंड में किस तरह से देख रहे हैं। देखिए, झारखंड में एनडीए फोल्डर जो लड़ा था वो इंटैक्ट होकर लड़ा था, कहीं से नहीं, और पूरा समर्पित भावना के साथ, बीजेपी हो या आजसू पार्टी हमारी है, एकदम कदम से कदम मिला के लड़ा था। और हम लोग ने टारगेट सेट किया था कि हम लोग को 14 की 14 सीट लेना है, जो हम लोग के पूर्व में भी बोले थे कि 13 फूल एक फल का माला के लेके। तो इसमें हम लोग आश्वस्त है कि झारखंड की जनता हम लोग को पूरे 14 की 14 सीट देगी, क्योंकि इस सरकार में जो राज्य में जो सरकार है उससे जनता त्रस्त है। आप देखिए, बालू का मुद्दा हो, चाहे जो अभी सबसे बड़ा बरसात आने वाला है, बालू मिल ही नहीं रहा है, तो बहुत सारा मुद्दा है। इस सब मुद्दा को लेके लोग जनता गए हैं, ईवीएम में प्रेस किए हैं। रिजल्ट जब आएगा अप्रत्याशित रहेगा। रिजल्ट अप्रत्याशित रहेगा, आपके लिए अप्रत्याशित रहेगा, एनडीए के लिए 12 सीटों पर पहले से है साहब, अप्रत्याशित रहेगा मतलब अप्रत्याशित रहेगा। जो उनका एक्सपेक्टेशन जो था ना, उनके लिए प्रत्याशित होगा या आपके लिए प्रत्याशित होगा? नहीं, हमारे लिए तो प्रत्याशित ही रहेगा। उनके लिए जो दावा जो कर रहे थे ना इधर उधर से, ये जो भ्रम फैलाए हुए थे, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। चलिए प्रतुल साहब, 8 से 10 सीटों का जो आंकड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, इंडिया टुडे ग्रुप ने जो बता रही है, उसमें 6 सीटें, मेरा जो कैलकुलेशन मुझे जो नजर में आता है, जो आप लोगों का भी सर्वे बता रहा होगा, कहीं ना कहीं खूंटी, चाईबासा, लोहरदगा, दुमका, राजमहल और गिरिडीह, ये 6 सीटें कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर भरी दिखाई दे रही हैं। और वही 6 सीटों में 2 सीटें अगर इसको दुमका को और गिरिडीह को अगर हम लोग फिर किनारे कर दें तो 8 से 10 का आंकड़ा पहुंच जाता है। लेकिन 4 सीटें खूंटी, चाईबासा, लोहरदगा और राजमहल क्या फंसी हुई दिखाई दे रही है प्रतुल साहब? देखिए, अब कयासों का समय खत्म हो गया, अब तो ईवीएम कैद हो गया। अब तो कयासों का समय आया है सर। नहीं, मतलब अब तो जो भी होगा रिजल्ट अब तो ईवीएम में कैद है। और हमारा कहना है कि 3 सर्वेज आपने दिखाए चैनल के ओपनिंग में जो हम लोग डिबेट में बैठे थे। एक सर्वे में हमें 8 से 10 सीटें दी गई, 2 सर्वेज में 12 और एक में 13 दिया गया। तो अगर आप एवरेज भी निकाल लेंगे तो एवरेज भी करीब ये 12 के आसपास ही आता है, जो हमारी जीतने वाली सीटों की संख्या। पिछले बार भी हम 12 सीट जीते थे, लेकिन हम बहुत आशावान है कि जिस तरीके से चाईबासा इनकी झोली में गया था, पिछली बार राजमहल जो इनकी झोली में चला गया था, तो चाईबासा में तो इस बार हमारी उम्मीदवार बहुत सशक्त थी, बहुत अच्छा प्रचार भी हमने किया। और राजमहल में मिशन राजमहल 5 वर्ष पूर्व ही हमने शुरू कर दिया। लेकिन जिस सीट पर हम हारते हैं ना, उसी सीट पर उसी दिन से अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। कहाँ हमारी कमियां थी उसका आकलन करते हैं, बूथ, मंडल और जिला लेवल पे कार्यकर्ताओं को मजबूत करते हैं। तो मिशन राजमहल में 2 वर्ष पूर्व अमित शाह जी भी आए थे वहां पर, और दुमका में कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बैठक की थी और राजमहल फतह करने का स्लोगन देकर गए थे। तो राजमहल में भी हम बहुत उम्मीदें हमारी, और जो इनकी एक और सीटें थी वहां गीता कोड़ा जी लड़ी थी। तो हमें पूरी उम्मीद है कि 14 सीट पर हम जीतेंगे। अधिकांश एग्जिट पोल्स भी दिखा रहे हैं। लेकिन मैं फिर से आता हूं कि जो राष्ट्रीय ट्रेंड आप देखें कि किस तरीके का ट्रेंड आ रहा है, जो अधिकांश हमारी साउथ की जो हमेशा बातें होती थी ना, जहां हमारा फुटप्रिंट नहीं था, हमने साउथ में अपनी सीटों को अगर सर्वेज को अगर कहें तो डबल कर लिया है साहब। महाराष्ट्र में हम रिटेन करते दिख रहे हैं, 19-20 का आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश में भी जो सर्वेज के आकलन, शुरुआती आकलन आ रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे। मुझे लग रहा था अपोजिशन 26 सीटों के ट्रेंड्स आ रहे थे, उसमें सिर्फ 1 सीट दिया जा रहा था इंडिया गठबंधन को और बाकी एनडीए जीतते जा रहा था। तो जिस तरह का ट्रेंड दिख रहा है सब जगह, गुजरात में तो हम हमेशा कहते हैं कि टीना फैक्टर प्रिवेल करता है, नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई है नहीं, तो 2600 सीट हमारी झोली में थी। राजस्थान में भी कमोबेश यही स्थिति थी, 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में था। दिल्ली में भी था सिर्फ कि शायद 1 सीट पर इंडिया गठबंधन है। हालांकि हमारा जो अपना आकलन है, जो
पोल सर्वेज हैं वो अधिकांश 350 से 370 के बीच का आंकड़ा दे रहे हैं एनडीए को, जबकि विनिंग जो पोजीशन है वो सिर्फ 272 का है। तो हमारा अभी भी मानना है कि 400 का जो लक्ष्य है ना वो हम आसानी से प्राप्त करेंगे। और अभिषेक, जो लोकसभा राज्यसभा में हमारी सहयोगी दल थे जिनके लिहाज से हमने बड़े बड़े बिल्स पास कराए, उनको जोड़ दे तो 400 का आंकड़ा तो पिछले लोकसभा और राज्यसभा में भी हम लोगों ने छू लिया था। लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं। तो 400 का आंकड़ा कोई बहुत मुश्किल नहीं दिख रहा। जिस तरीके से हम लोगों ने साउथ में अपने इनरोड्स किए, उत्तर प्रदेश में बेहतर परफॉर्मेंस किया, वेस्ट बंगाल में हमें पूरी उम्मीद है कि 30 से 32 के बीच में हमारी सीटों का आंकड़ा जाकर रुकेगा। तो 400 का लक्ष्य तो अब उतना दूर नहीं लग रहा है जितना दूर बनाया जा रहा था विपक्ष के द्वारा। तो जाहिर तौर पर सब कुछ ऑल इज वेल, और हमें लगता है कि 4 तारीख का इंतजार तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि सर्वे सही में सर्वेज होते हैं, लेकिन सर्वेज एक आपको अनुमान दे देते हैं। पिछले वर्ष के भी आप सर्वेज को देखेंगे तो 350 और 330 के आंकड़ों के आसपास बहुत सारे कई बार सर्वे बिल्कुल सटीक भी साबित होते हैं। कई बार सर्वे सही नहीं होते हैं, लेकिन मोटा मोटी देखें अब जितना ये साइंटिफिक हो गया है, जितना बड़ा इनका सैंपल कलेक्शन होता है। मैं एक सर्वे का देख रहा था, 10 लाख उनका सैंपल साइज था, तो कभी ये 20-40 हजार का सैंपल साइज हुआ करता था। तो सैंपल साइज भी बढ़ रहा है, तो बहुत साइंटिफिकली होता है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो 350-370 का आंकड़ा दिखा रहे हैं वो बढ़ते बढ़ते अंततः 400 के पार जाएगा। इस वक्त न्यूज़ 11 भारत की स्क्रीन पर आप देश भर के आंकड़ों को देख रहे हैं। एग्जिट पोल 2024 इंडिया टीवी का सर्वे बता रहा है कि एनडीए को 371 से 401 सीटें देश भर में मिलने जा रही हैं। आईएनडीआईए को 109 से 139 सीटें और अदर्स को 28 से 38 सीटें। पीएमआरक्यू की सीटें अगर माने तो एनडीए को 359, आईएनडीआईए को 154 और अदर्स को 30। मैट्रिक्स की अगर सुने तो 353 से 368 एनडीए को, 118 से 133 आईएनडीआईए को और 43 से 48 अदर्स को। जन की बात, एनडीए को 377 सीट, आईएनडीआईए को 151 सीट, अदर्स को 15 सीटें। एबीपीसी वोटर्स की अगर मानते हैं तो तमिलनाडु की 40 सीटों में एनडीए को 2 सीट, आईएनडीआईए को 37 से 39 सीट। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में एनडीए को 21 से 25 सीट, आईएनडीआईए को 0 सीट। तेलंगाना की 17 सीटों में एनडीए को 7 से 9 सीटें, आईएनडीआईए को 7 से 9 सीटें, अदर्स को 1 सीटें। केरल की 20 सीट में एनडीए को 1 से 3 सीट, आईएनडीआईए को 17 से 19 सीट। महाराष्ट्र की 48 सीटों में एनडीए को 22 से 26 सीट, आईएनडीआईए को 23 से 25 सीट। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में एनडीए को 26 से 28 सीट, आईएनडीआईए को 1 से 3 सीट। गोवा की 2 सीटों में एनडीए को 1 से 2 सीट, आईएनडीआईए को 1 सीट। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में एनडीए को 10 से 11 सीट, आईएनडीआईए को 1 सीट ज्यादा से ज्यादा। गुजरात की 26 सीटों में एनडीए को 25 से 26 सीट, आईएनडीआईए के खाते में 1 सीट। राजस्थान 25 सीटों में एनडीए को 21 से 23 सीट, आईएनडीआईए को 2 से 4 सीट। कर्नाटका 28 सीटों में एनडीए को 23 से 25 सीट, आईएनडीआईए को 3 से 5 सीट। ये थोड़ा डाउटफुल नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में एनडीए को 23 से 27 सीट, आईएनडीआईए को 13 से 17 सीटें। कुछ मुद्दे जमीन से जुड़े नजर आ रहे हैं, धरातल को छूते हुए नजर आ रहे हैं, जो सर्वे के रिपोर्ट्स बता रहे हैं। कुछ सर्वे जो है कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति ला रहे हैं। जैसे बात करें अगर तमिलनाडु की, एक बार रुक करते अपने अतिथियों का, तमिलनाडु की अगर बात करें तौसीफ जी, क्या लगता है तमिलनाडु में इतनी ज्यादा सीटें भाजपा को, केरल में 1 से 3 सीटें, पश्चिम बंगाल में 25 से 26 सीटें, आकलन सर्वे, आखिर सर्वे करने वाली एजेंसियों की भी तो विश्वसनीयता का सवाल हो जाता है। तौसीफ जी, लेकिन जिस तरह से ये सर्वे हुआ दिखाया जा रहा है, जो ओपिनियन पोल जो दिखाया जा रहा है, अब कर्नाटका की जहां तक बात कर रहे हैं जी, अब कर्नाटका में जितने मतलब तरीके से चुनाव लड़ा गया है, या पूरे देश में इंडिया गठबंधन ने जो चुनाव लड़ा है, वो सारे में ये लीडर्स और कार्यकर्ता और जो उसका एग्जीक्यूशन था बहुत ज़बरदस्त था। और जो मुद्दे को लेकर के हम लोग गए, जनता ने उस मुद्दे को सराहा भी
और वोट भी मिला है। ताज्जुब की बात यह है कि जिस तरह से साउथ में दिखाया जा रहा है या नॉर्थ में भी दिखाया जा रहा है, तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि ओपिनियन पोल में इस तरह की बात आ रही है। और ये आश्चर्य की बात नहीं है, इस तरह की बात होनी ही थी तो हो रही है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह से राजस्थान में जो दिखाया जा रहा है बिल्कुल ही रिजल्ट उसमें, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक तरफा मेरे तरफ जाएगा, वो उसमें और हमारी सीटें बढ़ेंगी। मध्य प्रदेश में भी बढ़ेंगी, उत्तर प्रदेश में भी बढ़ेंगी, हर जगह ये जो हिंदी बेल्ट है इसमें सीट बढ़ने की पूरी संभावना है। पूरे यकीन से हम लोग ये बात कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं कि 4 तारीख को हमारी सीटें जो होंगी पूरे इधर जितना जो कम थी सीट, इसमें अच्छी तादाद में सीट बढ़ेगी। और देखिएगा अंततः हमारे अध्यक्ष ने भी कहा और सबका अपना एक अनुभव होता है, सरकार जो है हम लोग बनाने के इस पे आएंगे 4 तारीख को, इतना हम लोगों के पास सीट आएगी कि हम लोग बनाएंगे। जो दिखाया जा रहा है, देखिए शाइनिंग इंडिया 2004 में आपने सुना होगा, जिस तरह से प्रमोद महाजन जी ने, स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी ने जो ताना बाना तैयार किया था वाजपेयी जी के नेतृत्व में, तो वो शाइनिंग जो इंडिया था उसी तरह से वो शाइनिंग इंडिया ही की तरह अभी भी दिखाया जा रहा है। और मैं उम्मीद क्या करूं, जिस तरह जो मीडिया हाउसेज लगातार हम लोगों को सिर्फ 5% 7% टोटल दिखाया और पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को दिखाया, तो उनसे उम्मीद भी मैं नहीं कर सकता हूं ना कि ये पूरी तरह से दिखाएंगे। तो अपने हिसाब से उन लोगों ने सर्वे किया और दिखा रहे हैं। लेकिन देश की जनता ने इंडिया गठबंधन के साथ अपना मत किया है और इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो जीतेंगे। चाहे आप अब देखिए यहाँ ये वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही समझ से परे है कि वेस्ट बंगाल में इनको कहां से इतना आ रहा है, 25 से 26 और या कर्नाटका का ये दिखा रहे हैं, राजस्थान का ये लोग दिखा रहे हैं। तो हम लोगों को वोट मिला है और हमारी सीटें हर जगह पे आएंगी। 4 तारीख को मैं जरूर आपके चैनल पे बैठूंगा और लगातार बैठाइएगा तो लगातार मैं बैठूंगा। उस वक्त ही सब सारी चीजें उसका आकलन होगा कि कहाँ पे कम, कहाँ ज्यादा, कितने परसेंट आए, कितने वोट से हम कम रहे, कहाँ पे कमी रही। ये सच है और बड़ी मेहनत के साथ, बहुत ही जोश और जज्बे के साथ हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने और जिन्होंने स्ट्रैटेजी बनाया, ये सारे लोग मिल करके चुनाव को लड़ा है। और मुझे पूरी उम्मीद है देश की जनता से, राज्य की जनता से, कि हमारे पक्ष में वोट किया गया है और हमारे पक्ष में ही रिजल्ट आएगा। चलिए प्रतुल जी का रुख करते हैं। प्रतुल जी, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट, पश्चिम बंगाल, आखिर रणनीति क्या थी इन जगहों पर चुनाव लड़ने की? अब तो चुनाव खत्म हो गई है, रणनीति खोल सकते हैं। भ्रष्टाचार परिवार तो आप लोगों ने झारखंड के लिए निकाल कर रखा था, भ्रष्टाचार परिवार कितना सफल होगा? फिर संथाल के लिए आप लोगों ने घुसपैठ निकाला कि घुसपैठियों परिवार, तो रणनीति क्षण क्षण बदलती रही। ये जो नए राज्य जुड़ने जा रहे हैं, जिन नए राज्यों में खाता खुलने जा रहा है एनडीए का, क्या रणनीति रही आखिर? देखिए, साउथ में मैंने पहले भी स्वीकार किया कि साउथ की 131 सीटें जो हैं उसमें सिर्फ हमारे खाते में 29 सीटें आई थी 2019 में, तो वहां हम अपेक्षाकृत बाकी देश की तुलना में कमजोर थे। तो हमने साउथ पे विशेष फोकस किया। अन्नामलाई के नेतृत्व में तमिलनाडु में हम लोगों ने आंदोलन चलाया, पद यात्रा की। केरला में हमने फोकस किया, जिस तरीके से वहाँ पे क्रिश्चियनों के साथ भी, हिंदुओं के साथ भी अत्याचार हो रहा है, इस पर हम लोगों ने लगातार फोकस किया। देश में राष्ट्रवाद का मुद्दा था ही, और जो क्षेत्र के मुद्दाएं हैं उन मुद्दों को उठाया। गरीब कल्याण की योजनाओं से साहब वो क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू सबको फायदा हुआ। अब सड़कें बनी तो उसमें सब चल रहे हैं। अब उज्ज्वला की योजना की बात करें तो उससे सब बहनों के आंसू पूछे। तो इसी तरीके की बात करें। मैं अभिषेक क्विकली आपको 2019 का टॉप 3 जो उस समय का सर्वे का रिजल्ट था वो मैं सुनाता हूँ। इंडिया टुडे एक्सिस ने दिया था 352 ±13 एनडीए को आया 353। न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने दिया था 350 ±14, आया कितना आपको पता है? और CNN IBN इप्सॉस ने दिया था 336 ±15। तो हमारा जो 3 जो टॉप एजेंसीज का आंकड़ा था, हमारे 353 सीटें तो बिल्कुल उसके आसपास थी, जो इन्होंने ±12 ±15 करके रखा था। तो हमारा अभी भी मानना है कि 370 के आसपास अधिकांश एजेंसीज दिखा रही हैं, और इंडिया टीवी ने 400 के आंकड़े को पार किया था। तो हमारा अभी भी मानना है ±12-20 जो ये करते हैं तो हम 400 के आंकड़े को निश्चित रूप से छुएंगे। मैं वेस्ट बंगाल की बात सुना था, वेस्ट बंगाल कोई अप्रत्याशित नहीं है साहब। हम 18 सीटों पर तो पहले से काबिज थे।
जी। तो अगर हम इसको बढ़ाकर 25-26 अभी सर्वेस के हिसाब से कर रहे हैं तो 7-8 सीटों का गेन है। हमारा मानना है कि इससे और ज्यादा गेन होगा। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में तो पिछले बार भी हम 25 सीटें जीते थे। हाँ, इनकी सरकार जरूर आ गई और इनकी सरकार इतने कम समय में इतनी अनपॉपुलर हो गई कि इनको वहां से पूरे तरीके से, एक तरीके से सर्वेस के अनुसार व्हाइट वॉश होता दिख रहा है। नॉर्थ ईस्ट पर हमारा विशेष फोकस था क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक पार्ट था जिसको कंट्री के साथ फुल्ली इंटीग्रेट करके उसका डेवलपमेंट मोदी जी ने पहले दिन से लुकिंग नॉर्थ ईस्ट का स्लोगन दिया था। यानी नॉर्थ ईस्ट देखेगी सरकार, नॉर्थ ईस्ट पे बहुत सारा फंड पंपिंग हुआ और देखिए नॉर्थ ईस्ट की 25 सीटों पर 18-19 सीटों पर तो हम अभी भी काबिज थे, तो ये उसी आंकड़े के आसपास हम छूते दिख रहे हैं। तो ये जो अनटचेबल एरिया थे नॉर्थ ईस्ट, कभी कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि क्रिश्चियन बहुल कुछ राज्य हैं वहां पे हम इनरोड कर सकते हैं। साउथ में हमारी एंट्री हो सकती है। वेस्ट बंगाल में हम ममता बनर्जी के जो वो तिल्स्म था उसको तोड़ सकते हैं। तो ये सारी मिथ्या इस चुनाव में टूटती दिख रही है और सिर्फ ये इसलिए कि नरेंद्र मोदी की गारंटी पर लोगों को विश्वास है और अपोजिशन के झूठे वादों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। जी चलिए, नरेंद्र मोदी के वादों पर विश्वास है, अपोजिशन के वादों पर, झूठे वादों पर बिल्कुल विश्वास नहीं। परवाज खान जुड़े हुए हैं हमारे साथ आजसू से। परवाज, गिरिडीह सीट क्या फंसती हुई नजर आ रही है? क्योंकि गिरिडीह सीट पर INDIA का भी दावा है और गिरिडीह सीट पर एक तीसरा त्रिकोणीय समीकरण भी दिखाई दे रहा है जयराम महतो का। वही सेम चीज, वही बिल्कुल वही स्थिति रांची सीट की भी बन गई है। रांची सीट पर भी ईचागढ़ और सिल्ली में जिस तरीके से मतदान हुआ है, जो प्रतिशत बढ़ा है, माना जा रहा है कि ज्यादातर वोट हेलमेट छाप को चले गए हैं महतो बहुल इलाकों में। कितने सहमत हैं? अभिषेक, गिरिडीह में 16 प्रत्याशी थे। अगर चुनाव लड़ रहे थे तो 16 प्रत्याशी थे और गिरिडीह की जनता ही माननीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी को विकास पुरुष के नाम से नवाजी है। तो इसमें ई पर बट कहीं दिख ही नहीं रहा है। उन्होंने जो 100 साल से जो लंबित पड़ा हुआ था, जो मांग, जो विस्थापन के लिए जो लड़ाई लड़े, अब विस्थापन के लिए जो उन्होंने काम किया, तो उसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाने के लिए जनता का विश्वास है कि माननीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी ही पहुंचा सकते हैं। इसलिए गिरिडीह में कहीं से कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, 16 प्रत्याशी वहां लड़े थे, लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है, सबको अपना पार्टिसिपेट करना है, लेकिन जनता सर्वमान्य है, लोकतंत्र की जो मालिक है जनता है। इसलिए गिरिडीह की जनता बहुत अच्छे से जान रही है कि जो हम उनकी लड़ाई लड़े हैं और उस लड़ाई को अंतिम अंजाम तक माननीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी पहुंचाएंगे। इसलिए हम लोग को पूरा आश्वस्त है कि भारी से भारी मतों में हम लोग गिरिडीह जीतेंगे। तो जयराम का जेल जाना, जेल जाने के दौरान भाग जाना, भागने के बाद फिर हाईकोर्ट का स्टे लगना, आकर चुनाव लड़ना और खास तौर पर गिरिडीह और रांची पर केंद्रित करना, आपको क्या लगता है कि ये फैक्टर बिल्कुल बेअसर होगा इस चुनाव में? देखिए, मैं तो बोला ना कि लोकतंत्र में सबको है। अब मीडिया किसको क्या परसेप्शन बना के लेकर अरे हम मीडिया वाले तो हर तरफ से बदनाम है, लेकिन साहब। नहीं, हर तरफ से नहीं बदनाम है, Victim पर्टिकुलर कार्ड वहां पे हम लोग- विक्टिम कार्ड नहीं, आप victim कौन क्या कार्ड ना है खेले नहीं है, अभिषेक। सीधा नहीं, कौन नहीं बोले। परसेप्शन क्या बनाना है, कैसे करना है, उसके लिए है। यहाँ तो प्रत्याशी है, हम लोग अपने आश्वस्त है कि जो हम लोग जनता के साथ कनेक्टिविटी बना के चले हैं, जो हमारा जो माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी का जो कहना है, हमारा विचार, हमारा निर्णय, हमारा तर्क राज्य की जनता को समर्पित है, तो राज्य की जनता इस चीज को समझती है। तो आपको आप लोगों को ये जयराम से सवाल नहीं पूछना था कि धनबाद में ढुल्लू महतो को समर्थन दे दिया उन्होंने और गिरिडीह में वो फाइट कर गए चंद्र प्रकाश चौधरी से? अब तो चुनाव निकल चुका है, अब उस पर बात कर सकते हैं। अभिषेक एक चीज देखिए, हम लोग एनडीए का घटक दल है और एनडीए का जो हम लोग का नीति बना था जिसके लिए चुनाव के लिए जो झारखंड में अभाव के साथ जिस तरह से लोग जनता त्रस्त है ना, उसके लेके जो मुद्दा है, माननीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी का देखिए आवाज भी संसद में बहुत गूंजा है। चलिए, मैं अभाव इस सब चीज के लिए देखा जाए किसका तर्क है, किसके लिए क्या हम क्यों जवाब दें, क्या बात करें। जयराम का चुनाव में उतरना, जयराम महतो का रांची और गिरिडीह सीट में त्रिकोणीय मुकाबला खड़ा करता दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? बाकी जो आ रहे हैं एग्जिट पोल के रिजल्ट वो तो अलग है। आप लोग भी राजनीति करते हैं, आप लोग भी निश्चित तौर पर काफी दिनों से क्षेत्र में सक्रिय हैं, इतना तो समझ रहे हैं कि किन किन क्षेत्रों में कांटे की टक्कर होती दिखाई दे रही है। नहीं, देखिए, ये लोकतंत्र है और सभी को ये अधिकार है कि वो चुनाव लड़ सकता है। जयराम कोई फैक्टर नहीं है हमारे लिए और हम लोगों ने मुद्दे लेकर के जनता के बीच में गए और एंटी इनकम्बेंसी एनडीए सरकार की थी, मोदी जी के सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी थी। उन चीज़ों को लेकर के हम जनता के बीच में गए और जनता ने उस चीज़ को समझा है।
तो ये जयराम के बदौलत या किसी के बदौलत कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है, जिसको ये तो उनको संविधान अधिकार देता है, चुनाव लड़ते हैं वो सब, ये नहीं है। रांची में जिस तरह से वोटिंग हुई है और वोट मिला है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को, कांग्रेस के प्रत्याशी को, तो ये आप समझ लें कि वो उनकी अपनी मेहनत थी, उनके पिताजी की मेहनत थी, हमारे संगठन की मेहनत थी, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, और पूरे राज्य में हमारे जो आप गिरिडीह की बात करें तो गिरिडीह में इंडिया गठबंधन जेएमएम के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने मेहनत किया। तो हम एंटी इनकम्बेंसी तो एक फैक्टर रहा ही है, चाहे जितना भी ये लोग जुमलेबाजी कर लें, बात कर लें, कह लें, ये सच्चाई है कि महंगाई थी, लोग उससे तरसते, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं आप, ये सच्चाई है कि महंगाई थी, बेरोजगारी है, तो ये सब सारी चीजें हैं। तो इन सब चीजों को हम लोग लेकर के जनता के बीच में गए, उस चीज को जनता ने नकारा, क्या किया वो तो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन ये सच है कि जनता ने बड़े तरीके से इन चीजों को समझा है और वोट हम लोगों के पक्ष में दिया है। ये लोग देखिए जिस तरह की बात कर रहे हैं, अब तमिलनाडु की बात कर रहे हैं आप, तमिलनाडु में ये कौन सा मूवमेंट चला है और किस तरह का मूवमेंट चला है। अब वहाँ ठीक है, कई लोग दिखा रहे हैं कि 2 सीट 1 सीट चल रहा है, आप राजनीतिक पार्टी हैं और 1 सीट और 2 सीट में ही खुशफहमी पाले हुए हैं, तमिलनाडु में आ रहा, केरला में आ रहा। सच ये है कि जब साउथ का जब रिजल्ट आएगा तो ये आप मान लीजिएगा, मैं आपके चैनल पे कह करके जा रहा हूँ कि खाता इनका नहीं खुलेगा, लेकिन ये सच्चाई है। चूंकि यहाँ पे जितने भी चैनल के लोग हैं वो कहीं ना कहीं सारे लोग अडानी अंबानी और ये सारी चीजें हैं, तो हम लोग भी सारी चीज को समझ रहे हैं, सबकी परेशानी है। कोई चैनल खोला है कि नहीं? कोई चैनल, कोई अखबार है कि नहीं? नहीं, हम लोग तो बड़े इस देश को जिस तरह से चलाया और डेमोक्रेटिक तरीके से चलाया, सभी को आजादी, सभी को आजादी थी कि अपने तरीके से वो अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, अपनी बातों को कह सकते हैं। हम लोगों ने किसी पे दबिश नहीं दिया, किसी पे पाबंदी नहीं किया, ये सारी चीजें रही है। ये लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र को हमने बनाया है और लोकतंत्र को बचाया है। मतलब मीडिया गुलाम हो गया। एक चीज आपको और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, और जिस तरह से जहां पे इनकी सीटें रही हैं, जो बम्पर मार्जिन से ये जीते 2014 में या 2019 में हिंदी बेल्ट में, चाहे वो राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो या फिर उत्तर प्रदेश का और बिहार का हो, तो ये आप समझ लें कि वहां इनकी सीटें घटेंगी। और जिस तरह से मैनिपुलेट करके घटाया जा रहा है वो भी जनता देख रही है, आप भी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। ये एक मैनिपुलेशन है और मैनिपुलेशन के हिसाब से ये दिखाया जा रहा है, ये फैक्ट नहीं है। सच ये है कि 4 तारीख को फैक्ट सबके सामने आएगा, लेकिन ये है कि जनता में आक्रोश था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जनता में आक्रोश था केंद्र सरकार के खिलाफ, जो इनके सांसद जो कभी क्षेत्र में नहीं जाते थे, ये सच है, इस सांसद क्षेत्र में नहीं जाते थे, वहां की जनता ने सांसदों को सवाल किया, ये सारी चीजें। आपके सांसद उठ के इनके यहाँ आगे बताइए। नहीं देखिए, ये तो उन जो गए हैं तो उसको आप रोक नहीं सकते हैं, जो इनके यहाँ से आए हैं ये भी नहीं रोक सके, ऐसा थोड़ी है, इनके यहाँ से भी बहुत सारे लोग आए हैं। तौसीफ जी ने बड़ी बात कही है, कई इलाके ऐसे हैं जहां इस बार भी आपका खाता नहीं खुलेगा, जहां आप खाता खुलने की गारंटी दे रहे हैं एग्जिट पोल को देखकर। मैंने तो तमाम एग्जिट पोल्स जो हुए थे 2019 का, उसका आंकड़ा आपको बता दिया, वो बहुत हद तक एक्चुअल रिजल्ट से मिलते जुलते थे। टॉप 3 जो एग्जिट पोल थे, हम जयराम की बात कर रहे थे। देखिए जयराम जब लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का, तौसीफ ने बिल्कुल सही बात कही, सबको चुनाव लड़ने का हक है, लेकिन काश यही शिद्दत जो विपक्ष है उसने या सत्ताधारी गठबंधन है झारखंड में, उसने पहले जयराम के लिए दिखाई होती। भाई हमारा मानना था कि जयराम को छात्र जीवन छोड़कर राजनीति में क्यों आना पड़ा, उसके क्या मुद्दे थे, 1932 का खतियान, स्थानीय नीति नहीं होना, फर्जी मुकदमों में छात्रों को फंसाना, ये राज्य सरकार के खिलाफ जयराम का आंदोलन था, उससे उसका उदय हुआ। तो जहां भी जयराम की पार्टी ने वोट लाया, जो कुछ भी वोट लाया, वो तो सरकार के खिलाफ का वोट था, वो तो सरकार का, इन्होंने जो ये वोट था वो सरकार का वोट काटा। तो ये जाहिर तौर पर ये जो पूरे आंदोलन का था ये इनकी देन है, जयराम इन्हीं की उपज है, क्योंकि जयराम जैसे लोगों को जब राजनीति में आना पड़ता है, आज हमारा वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी जरूर है, लेकिन सब राजनीतिक प्रतिद्वंदी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, लौटते हैं फाइनल रिजल्ट को। देखिए 4 तारीख में ज्यादा दिन नहीं है, तमाम जो आकलन है वही एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, मोदी मोदी मोदी। 2024 में भी कोई मुझे नहीं लगता मुकाबला है, मुझे लगता है कांग्रेस को बड़ा हृदय करके सोचना चाहिए और 2039 के चुनाव की तैयारी आज से शुरू कर देनी चाहिए, तब शायद देर ना हो। चलिए, कांग्रेस को बड़ा हृदय करके सोचना चाहिए। तौसीफ जी जल्दी बात पूरी करें 30 सेकंड में। नहीं देखिए, जिस तरह से इन्होंने बोला जयराम के बारे में कहा कि ये सरकार की वजह से उनका उपज हुआ, तो बाबूलाल मरांडी किसके उपज थे? बाबूलाल मरांडी भी तो एक पार्टी बनाए थे,
बीजेपी से निकल करके, तो बीजेपी के उपज थे। तो ये सब कहना अच्छी बात नहीं आपका है। कहने का मतलब वो जयराम भी सरकार में विलय कर जाएगा? नहीं विलय अब कहाँ जाएंगे, क्या जैसे जाएंगे वो बाबूलाल जाने। मरांडी बीजेपी में नहीं विलय नहीं कर नहीं, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे वो उनका अपना सोच है। लेकिन ये इन्होंने जिस तरह से जयराम के बारे में 2039 डिस्क्राइब किया, बड़े अच्छे तो से उसी को articulate बहुत हुआ है। तरीके से मैंने एक लाइन बताया और, 2039 कि बाबूलाल के मरांडी कि जी 29 थोड़ा सा- बोल रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जी 39 बाबूलाल मरांडी जी भी भारतीय जनता पार्टी से निकल करके अपनी 2039 पार्टी को बनाया था। और देखिए एक शेर मैं बोल करके जा रहा हूँ कि शोहरत की बुलंदी भी एक पल का तमाशा है, मान लिया और जिस शोहरत आ शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकता है। तो इसलिए गुमान में नहीं रहिए। अरे हमारी 4 जड़ें बड़ी तारीख को मजबूत देख है लीजिएगा, अभिषेक, जड़ें 4 तारीख मजबूत को है, देख लीजिएगा शाख कि किस मजबूत तरह है। से आप उस शाख से 2039 निकले की तैयारी रहेंगे। करें। 30 सेकंड जल्दी बहुत तौसीफ बड़े जी- अच्छे माहौल में तौसीफ जी के डिबेट लिए हुआ, हम भी सभी बोल देते पैनलिस्ट को हैं धन्यवाद। है तौसीफ जी के लिए, वे खुश थे अपने सपनों में, मगर ये सपना कमबख्त सोने कहाँ देता है। चलिए, वो खुश थे अपने अच्छा, सपनों खुश में, रहने मगर के लिए सपना- गालिब ये ख्याल अच्छा है, कमबख्त सोने आप भी बहुत कहाँ खुश देता है। रहें, मेरी यही कामनाएं हैं। 2039 की तैयारी करें अब कांग्रेस, अब आप हमारी लोगों ने क्या शुभकामनाएं। अंत में अभी कर देता हूँ, बड़े हाँ, हल्के फुल्के माहौल जी, में ये हुआ है, शायराना माहौल हो गया है। तख्त की जब भी बात होती है हमारी ना, तरफ से भी एक शेर बोल एक दें। एक जरूर मैं शेर के प्रतुल मामले में प्रतुल जी थोड़ा की कमजोर तरफ से यही रहेगा कि तुझसे पहले भी यहाँ जो तख्त नसीब था उसको भी ये कहाँ से मेरी तरफ होने से हो का गया? इतना ही यकीन था, क्योंकि इसके पहले की सरकारों में कौन रहा है आप बेहतर नहीं, ये- समझते हैं, तो सरकारों का ये आना जाना लगा रहता है। मुझे लेकिन इसी तरीके से एग्जिट पोल देख के आ रहा है कि इनको नींद कैसे आएगी इनके एग्जिट पोल का तनाव कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। चुनाव संपन्न हुआ, निश्चित तौर पर आप सबों ने काफी मेहनत की है, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप सभी। लगातार स्क्रीन पर टीवी पर आते रहे, दर्शकों तक, जनता तक अपनी बात, अपना संवाद, अपनी पार्टी की बात, विचार पहुंचाते रहे। निश्चित तौर पर हम धन्यवाद करते हैं। कांग्रेस से मोहम्मद तौसीफ साहब हमारे साथ थे, तौसीफ जी बहुत धन्यवाद आपका। आजसू से परवाज खान साहब हमारे साथ थे, परवाज जी बहुत धन्यवाद आपका। और भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ थे, प्रतुल जी बहुत धन्यवाद आपका। तीनों अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, काफी वक्त निकाला है आप लोगों ने। चुनाव मतदान संपन्न हुए, जनादेश का इंतजार है। 4 जून को जनादेश सामने आ जाएगा और जनादेश ये बताएगा कि इस बार जनता की उंगली पर किसकी सरकार बनती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।